तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर फिर पार्षद, फिर महामंत्री, मंत्री, विधायक और आज आप फिर राज्य में मंत्री हैं। एक लड़ाई थी, उनकी जमीन का बगैर अधिग्रहण किए ही उस पर डिक्लेयरिंग कर दिया। सनातन संस्कृति के साथ साथ हमारे विरासत को भी लेकर चलने वाली, तो वो एक बात भारतीय जनता पार्टी कि मैं राजनीति में क्यों, कि एक मात्र पार्टी है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे उनके बारे में, उनका तो कभी सोच ही नहीं था बिल्कुल कि कभी वो कुछ अच्छा काम करें। खाली घपले करना है, दादागिरी करना है, डिस्को डांस करना, तमंचे चलाना है, यही करते। तो जिसके पास कोई ना नीति, ना कोई नियत, कोई विजन ही नहीं हो तो वो क्या करेंगे देश के लिए। आज कोई आतंकवाद, अलगाववाद सर नहीं उठा सकता, अगर आता तो वहीं बॉर्डर पे मारा जाता है। सर, राजनीति के अलावा क्या करना पसंद है? जन सेवा, समाज सेवा, एग्रीकल्चर, ये मेरी पहली पसंद। एक शब्द में राहुल गांधी। सभी का नमस्कार, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कोतमा विधानसभा से विधायक और राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बतंगड़ पर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की बहुत बहुत बधाई। सर, चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके राजनीतिक सफ़र जो है उसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये राजनीतिक सफ़र ये तो लोगों में बाई बर्थ ही होता है। बचपन से कुछ लोगों में ऐसा रहता है कि जिनको जैसा इंटरेस्ट आता है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, पढ़ता था, तब से मुझे कुछ लगता था कि नहीं, मुझे अपने स्कूल के लिए भी कुछ अच्छा करना है, ये करना है, इस प्रकार की भावना रही है। तो हम स्कूल के लिए भी, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या हमारे विद्यालय जहाँ हम पढ़ रहे थे, तो उस समय वहाँ पर हमको 11th के एग्ज़ाम के लिए हमको दूसरी जगह जाना पड़ता था। वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं था। तो एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए अपने प्रिंसिपल से बात करके, पत्राचार करके, फिर उसके लिए बात आई कि भाई ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, छात्रों की संख्या कम है। तो हम दूसरे विद्यालय से जा कर के, पास के विद्यालय से, वहाँ से सहमति लाए, तो उन्होंने सहमत दे दिया। फिर बात आई कि 1500 रुपया शुल्क मांगा जा रहा, वो शुल्क कहाँ से होगा। तो हमने विद्यार्थियों के फीस में से कलेक्शन करके फिर अपने पास से लगा करके वो पैसा जमा कराए। उसके कारण बिजली हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर की मान्यता प्राप्त हुई जी। तो ये बचपन से बोला ना, जैसे ये एक भाव था जी। जब मैं कक्षा 9 का जब छात्र था, उस समय जब जनता पार्टी बनी थी 1977 में, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जी। तो जनता पार्टी हल्दर किसान चुनाव चिन्ह था उसका मैं पोलिंग एजेंट था अपने बिजली नगर का मुख्य जो बूथ था। उसका मैं उस समय ना कक्षा 9वीं या 10वीं में था, उस समय पोलिंग एजेंट था। तो ये एक बताया जैसे। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद जब फ्री हुए तो ये हुआ कि राजनीतिक तो करना ही है ऐसा, क्योंकि मन में बड़ी इच्छा रहती है कि क्षेत्र के लिए कुछ करना है, ये है वो है जी। अब मेरा जो क्षेत्र था, मेरे लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ की नगर पालिका, वहाँ का जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा सब आरक्षित, सभी ट्राइबलों के लिए था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था नहीं, हमको राजनीति करना और अच्छे लोग चुनकर आए और अच्छी पार्टी की सरकार बने। तो उस आधार पर जब मैं विचार करता था, लोगों से बातचीत किया, तो मेरे जिया जी भी रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जनसंघ से जुड़े थे वो। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। जबकि मेरे घर में समाजवादियों का खूब आना जाना था। चाहे यमुना प्रसाद स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी रहे हों, चाहे अपने सागर के क्या नाम बोल रहा हूँ उनका, एक समाजवादी नेता थे, वो भी खूब आते थे हमारे पास। लेकिन जब मुझे ज्वाइन करने की बात आई तो मैंने सभी का देखा और समझा। उसके बाद
मैंने भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत रूप से कार्यकर्ता बना, सदस्यता लेकर के 1981 में जी कॉलेज की पढ़ाई के बाद। उस समय वहाँ पर अवधेश दामकार जी नगर अध्यक्ष थे, उनके पास जाकर मैंने सदस्यता लिया और उन्हीं से बुक लेकर आया, सदस्यता की कॉपी। जी 1 रुपए की सदस्यता होती थी और अपने जो भी मित्र मंडल थे, अपने संपर्क में थे, अपने नगर में, क्षेत्र में, आसपास गाँवों में सदस्यता का अभियान चला के सदस्य लोग बनाना शुरू किया। और जब से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्षेत्र समस्याएं भी रहती रही जी और कोल माइंस वाला एरिया था, जी तो किसानों का कॉलरी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती रही। तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ते रहता रहा, क्योंकि किसान लोग भी, उनको मालूम नहीं क्या लगता रहा उनको कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति ईमानदारी से हमारे लिए काम करेंगे जी। तो वो एक लड़ाई थी। उनकी ज़मीन का बगैर अधिग्रहण किए ही कोल माइंस वालों ने बगैर सरफेस राइट लिए और उस पर डिक्लेयरिंग कर दिया था, जिसके कारण ज़मीनें बैठ गई जी। तो उसकी लड़ाई पहले कुछ दूसरे नेता लड़ते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग, 8-10 साल तक लड़ाई लड़े लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली जी। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए, उसके लिए हमने लगभग 1.5 साल लड़ाई लड़ी और उसमें हमको अभूतपूर्व सफलता मिला। उसमें लगभग 52 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला किसानों को और उसमें लगभग 200 लोगों को कोल माइंस में रोजगार भी मिला जी। वो मेरी बड़ी सफलता थी। उसके कारण पूरे क्षेत्र में एक संदेश गया कि नहीं, वो एक दमदार नेता है और अच्छे हैं, लोगों को निस्वार्थ भाव से काम करते हैं जी। और पार्टी में तो लगे ही रहे, पार्टी में लगातार अपना सफ़र चलता ही रहा, क्योंकि यही एक लगा मुझे कि एकमात्र पार्टी अगर कोई है जी। तो भारतीय जनता पार्टी है जी। जो राष्ट्रवादी पार्टी है और जो हिंदुत्व को भी लेकर चलती है, सनातन संस्कृति को भी लेकर चलती है और सनातन संस्कृति के साथ साथ हमारे विरासत को भी लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो वो एक बात भारतीय जनता पार्टी है जी। और तब से हम लगातार काम करते रहे। और पहली बार जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो मैं भी वहाँ पर वार्ड का चुनाव लड़ा जी। और चुनाव तुम लड़ा कि भाई कांग्रेस के जो वहाँ पर सबसे बड़े नेता थे, तो ये हुआ कि उनके विरुद्ध कौन लड़े, वो बोला जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ मैं लड़ूंगा। और ऐसी कृपा हुई जनता की, ईश्वर की, कि मैं पूरे नगर पालिका में, जिले में कह सकता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से मैंने जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया जी। और पहली बार पार्षद बना 94-95 में। इस प्रकार से मेरा सिलसिला जारी रहा और संगठन में हम काम करते रहे जी। नगर इकाई के अध्यक्ष से लेकर के और मंडल में, फिर जिला मंत्री बन गया था मैं 1991 में ही जी। भाजपा जब हमारा संयुक्त जिला था, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर सब एक ही था जी। एक हुआ, तभी से हम काम करते आ रहे हैं। ऐसे विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, फिर जिला अध्यक्ष और फिर इसके बाद परिसीमन हुआ 2008 में। 8 में जब परिसीमन हुआ जी। तो पार्टी ने मुझे टिकट दी और जनता और कार्यकर्ताओं ने सब लोग मिलकर के हम लोग चुनाव भी जीते वहाँ पर जी। जिस प्रकार से मेरा राजनीतिक सफ़र चलता रहा और इस बार फिर पार्टी ने मुझे टिकट दी और जीते और पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे मंत्री में भी अपने मंडल में जगह दी। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभारी हूँ। सर, बहुत प्रेरणादायक आपका सफ़र रहा है, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर फिर पार्षद, फिर महामंत्री, मंत्री, विधायक और आज आप फिर राज्य में मंत्री हैं। अगर हम देखा जाए कि एक राजनीति में आने के एक इंसान बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है राजनीति में आने की, तो आपको वो प्रेरणा किस इंसान से मिली कि उसको देख के आपको लगा हो कि आना चाहिए? बताया ना, जैसा कि ये तो कुछ बाई बर्थ ही ऐसा रहता है जी। कि मुझे बचपन से ही राजनीति पर एक लगाव, झुकाव था जी। कि हमको भी अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए कुछ करना है। मैं हमेशा बोला करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को और मैं खुद भी अपने बारे में विचार करता हूँ कि मैं राजनीति में क्यों जी। और राजनीति में क्यों और भारतीय जनता पार्टी में क्यों। जी।
तो ये लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया तो बिल्कुल सही निर्णय था ये मेरा, जी क्योंकि आज मैं महसूस करता हूँ कि पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। जी मैं नहीं कहता हूँ सभी पार्टियां गंदा खराब है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि एकमात्र पार्टी है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और जो अपने हिंदुत्व को भी पूरा संरक्षण देता है। बाकी लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जी और यही एक बात पार्टी है जो अपनी सनातन संस्कृति और विरासत से विकास की ओर जी काम करने वाली कोई पार्टी है तो एक बात भारतीय जनता पार्टी है। तो ये मेरा सोच जो रहा कि मैंने जो सोच करके आया, तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। और दूसरा मैंने कहा कि मैं राजनीति में क्यों, जी तो राजनीति में आने का मतलब यही होता है कि हमारे मन में संवेदनाएं होनी चाहिए अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी जनता के प्रति। उनको जो भी शासन की योजनाओं से जो वंचित रह गए उनको योजनाओं का लाभ दिलाना, जी जो क्षेत्र हमारा विकास से पिछड़ गया वहाँ पर भी हम विकास से उसको जोड़कर उस क्षेत्र को भी आगे लाए, और उसमें बहुत कुछ मैं सफल हूँ आज। जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं जितना भी धन्यवाद दूं मेरे लिए कम होगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से जब आज़ाद हुआ तो पहले तो जो हमारा क्षेत्र था वो विंध्य प्रदेश में था, जी फिर 1956 में मध्य प्रदेश बना, जी तो 47 से लेकर आज तक 2023 के पहले तक जी कोतमा विधानसभा को कभी भी किसी भी सरकार ने मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। नहीं दिया, बिल्कुल पहली बार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं मध्य प्रदेश के, और पार्टी व केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने कोतमा विधानसभा को अपने मंत्रिमंडल में, मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन जी के प्रति व प्रदेश व केंद्र नेतृत्व के प्रति भी आभारी हूँ, और उसके कारण आज मैं क्षेत्र की जो मुझसे अपेक्षा है, जो पार्टी से अपेक्षा है, उन कामों को मैं करने में काफ़ी हद तक सफल भी हूँ। सर, अगर बात की जाए 2023 से पहले 10 साल आपकी विधानसभा सीट कोतमा में कांग्रेस की सरकार रही है, क्या देखते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कोतमा विधानसभा को लेकर? जो आप अभी 2023 में विधायक बने तो आपने क्या देखा कि क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या लोगों को वहाँ चाहिए था लेकिन 10 साल में उन्होंने? देखिए, कोतमा की सबसे बोले कि वहाँ की भोली भाली जनता को हमेशा कांग्रेसियों ने ठगा। जी मैं ये मानता हूँ कि लगभग 50-55 साल 2003 के पहले कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उनके ही ज़्यादातर विधायक रहते थे। जी फिर 98 में से भाजपा के हमारे विधायक बने, 98 बने, 3 में बने, फिर 8 में मैं बना जब परिसीमन हुआ। जी उसके बाद फिर 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे। मैं जिस समय विधायक रहा तो मैं तो उसके लिए खुला चुनौती दिया करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आ जाए कोई भी। 10 साल में कांग्रेस के विधायक ने क्या किया और मैं पिछला 2008 से 13 में मैंने क्या किया, उसमें हम डिबेट करने को तैयार हैं। कोई नहीं आता सामने, उस समय मेरे जितना हो सका मैंने किया। वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का हमने उन्नयन कराया, वहाँ पर हमने मॉडल स्कूल लाया, वहाँ पर हमने एक नया हॉस्पिटल का बिल्डिंग का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, हमने नया कन्याशाला विद्यालय बनवाया वहाँ पर, और वहीं पर हमने कन्या हॉस्टल बनवाया, ITI का कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाई, और इस प्रकार से एक नहीं अनेकों विकास कार्य करते हुए छोटे छोटे गाँव में तमाम स्कूलों का उन्नयन, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में, मिडिल से हाई में हॉस्टलों का निर्माण। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या जो सड़कों की थी, वो सारी सड़कें प्रधानमंत्री योजना से जुड़वा करके मैंने लगभग मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनवाया तो मैंने अपने क्षेत्र में बनवाया। और इसी के साथ साथ जो एक हमारे यहाँ केवई नदी थी, केवई नदी में जमाने से चले आ रही थी 50-60 साल से, उसमें पुल बनाने की मांग रही थी। काफ़ी बड़ा एरिया बारिश के समय में शहर से छूट जाते थे, बेचारे कोई बीमार पड़ जाए तो आ जा सकते नहीं थे। मैंने केवई नदी में 2008 से 13 में एक नहीं 2 पुल बनवाया, और तीसरा पुल का भी स्वीकृत करा दिया था जो कि मेरे न रहने के बाद बना।
इसी प्रकार सिंचाई का रकबा भी हमारे यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मेरे समय में ही एक अपना चुकान के पास एक बाकी नाला में सिंचाई का भी एक डैम बना और भी कई स्वीकृत करवाया अपन ने। तो ये मेरी उपलब्धि रही। और अभी जब मैं रहा हूँ, अभी जब मैं बना, तो इसके बाद भी अभी इतने दिनों से मांग आ रही थी वहाँ पर 100 बिस्तर के हॉस्पिटल, 100 बिस्तर के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 16 अगस्त 2024 को अनूपपुर आए, मैंने पहली बार ही मांग रखा और एक हॉस्पिटल के लिए कोतमा का, बिजुरी का भी प्राथमिक हॉस्पिटल से सामुदायिक हॉस्पिटल के लिए, उप तहसील से तहसील के लिए, व कोतमा में सब डिवीजन ऑफिस के लिए कि कार्यालय बन जाए तो सभी विभाग के अधिकारी बैठना शुरू हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और से कई सड़कों का वो सारी मांगे मेरे विधानसभा के साथ साथ मैंने जिले के संदर्भ में जितनी मांगे रखी वो सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, घोषणा किया और उनमें अमल भी होना शुरू हो गया। कई सड़कों के टेंडर वेंडर सब लग गए हैं, वो भी बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बिस्तर का जो हॉस्पिटल का जो घोषणा किया था उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी आ गई और 45 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन भी हो गया, ये भी दे दिया है। निश्चित तौर से वो बनने से बहुत से लोग बहुत बधाई दे रहे। मैं देखा कुछ कांग्रेस के लोग उसमें लिख रहे हैं बिल्डिंग तो बन जाएगी डॉक्टर, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी 24 डॉक्टर भी हमारी सरकार ने अनूपपुर जिले को नए दिए हैं और उससे पूरे जिले में जहाँ जहाँ भी डॉक्टरों की कमी है वो हम पूरा कर लेंगे और निश्चित तौर ये बनेगा तो अच्छा होगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको 2008 से पहले की बात जी, जब मैं विधायक बना 2008 में जी, उसके पहले तक कोतमा में इतने सालों तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं लेकिन वहां पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग तक नहीं थी। वो एक डोनेटेड बिल्डिंग, वहां के समाज सेवी कोतमा के एक बड़े व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, उनके द्वारा एक बिल्डिंग बना के दी गई थी। उस डोनेटेड बिल्डिंग में हॉस्पिटल चलता था। ये हालत थी। तो ये कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे उनके बारे में, उनका तो कभी सोच ही नहीं था बिल्कुल कि कभी वो कुछ अच्छा काम करें। खाली घपले करना है, दादागिरी करना है, डिस्को डांस करना, तमंचे चलाना है, यही करते थे। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए आप कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हैं तो आपके विभाग की मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं अगर देखा जाए तो? देखिए, कुटीर एवं ग्राम उद्योग ये बहुत ही अच्छा विभाग है और ये मैं समझता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सबसे प्रिय विभाग है जी। लोग बजट से विभाग का अनुमान लगाते हैं लेकिन मेरा कहना है बजट से नहीं होना चाहिए, काम से होना चाहिए। ये एक ऐसा विभाग है जिसमें हम सबसे ज्यादा लोगों को उपकृत करते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हम काम करते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमको स्किल बनाते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे करके। हम अभी भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को देश में शायद हम पहले दूसरे स्थान में रहे कि सबसे ज्यादा हमने उनको पंजीयन करके ट्रेनिंग दिलाया है। उसमें हमारी स्थिति ये रही है। इसी प्रकार से हमारे इस विभाग में 3-4 घटक हैं। एक खादी है, दूसरा हथकरघा है, तीसरा रेशम है। इन चारों विभाग में हमारे घटक के माध्यम से हम किसानों को भी जोड़ रहे हैं, रेशम को उत्पादन से जोड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और रेशम से और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ज़्यादा कपड़े वस्त्र बनाने के साथ हम मेडिसिन भी बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। और इसी प्रकार से हथकरघा के माध्यम से भी, हस्तशिल्प के माध्यम से अभी हमने तय किया है कि जितने हमारे लूम और चरखे लगे हैं हमको अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लगभग कोशिश करेंगे कि हम सभी विधानसभाओं तक में खादी के माध्यम से और हथकरघा के माध्यम से वहाँ हम हर विधानसभा में लूम और चरखे लगा करके वहाँ के लोगों को भी हम स्किल बनाएं, उनको दरी, कालीन, कपड़े, वस्त्र बनाने का सिखाएं। इस पे भी हमारा चल रहा है, फोकस चल रहा है। और बहुत जल्दी आज ही मैंने एक फाइल को सिग्नेचर किया है जिसमें हम अनूपपुर जिला के 3 विधानसभा व उज्जैन जिला के 7 विधानसभा में
हम खादी विभाग के माध्यम से वहाँ पर हम लूम और चरखा लगा करके लोगों को स्किल बनाएंगे, कपड़ा बनाने का और दरी और कालीन बनाने की ट्रेनिंग देंगे। ये करने जा रहे हैं अभी हम। इसके लिए पैसा वैसे की सबकी मैंने स्वीकृत कर दिया आज ही, लगभग 108 लाख रुपए की स्वीकृत दिया है आज ही। और इसी प्रकार से अभी हम देख रहे हैं संभावनाएं कि कहाँ पर पैसा है, वो पैसे को इकट्ठा करके मैंने सोचा है कि इसी प्रकार से जो हमारे स्व सहायता समूह है, जो हमारी उसमें बहनें काम करती समूह में, उन बहनों को मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी हम अपने विभाग के माध्यम से उनको सिलाई मशीन वगैरह उपलब्ध करा करके और उनको भी स्किल बनाए, और जो हम कुछ वस्त्र जो हम प्रदाय करते हैं कुछ बना कर देते हैं, कुछ चादर वगैरह भी देते हैं, विभागों को हम सप्लाई भी करते हैं अपने विभाग के माध्यम से। तो जैसे स्कूल ड्रेस होता है तो उनको हम सिलाई मशीन वगैरह दे देंगे उन बहनों को, तो फिर जब हमको ऑर्डर वगैरह मिला करेगा कभी स्कूल के ड्रेस व्रेस का, तो उन्हीं बहनों के माध्यम से हम सिलाई विलाई करवा करके सप्लाई भी करेंगे। ऐसा भी हम योजना बना रहे हैं अभी। ये अभी प्रक्रिया में है, विचार में है। इसके लिए बैठक वगैरह बोर्ड वगैरह के रख रहा हूँ, उसमें पास करके उसको भी सोच रहा हूँ आगे कब बढ़ाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया, हालांकि बेसिक रूप से ये काम हॉर्टिकल्चर का या फॉरेस्ट का है, मधुमक्खी पालन का। हमारे यहाँ भी खादी में विंध्या वैली है, और विंध्या वैली के माध्यम से हम शहद कुछ कुछ थोड़ा बहुत बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहना था कि इस पर भी तुम फोकस करो, तो और इसके लिए बोले कि अपने मंत्रियों के यहाँ भी लगवाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ, कभी हम अपने लगभग सभी मंत्रीगणों के यहाँ हमने मधुमक्खी पालन के जो उससे मक्खी होते हैं और जो टीपा होता है वो रखवा दिया, सबके यहाँ प्रोसेस में शुरू करवा दिया है। और शायद अभी चूंकि सीजन है नहीं, बारिश का है, एक आध महीने बाद जैसे बारिश हटेगा तो साल में 3, 4, 5 बार, बल्कि ज़्यादा हो सकता है 8 बार भी 4-4 लीटर करके 30 से 40 लीटर तक साल में शुद्ध शहद की प्राप्ति होगी हर मंत्रियों के घर पे। एक अभी हमने इसको प्रयोग के तौर पे शुरू किया मंत्रियों के घर से ही कि वहां मिलेगा। और इसके बाद मैंने सोचा जैसे जो ट्राइबल जिले हैं जहाँ पर गरीब लोग हैं, भले मिट्टी के मकान रहता है लेकिन उनके घर में बाड़ियाँ रहती है, 10 डिसमिल 15 डिसमिल 20 डिसमिल की बाड़ियाँ रहती है। तो उस बाड़ी में ऐसे अपन ट्राइबल विधानसभा में, ट्राइबल जिले में उन लोगों गरीबों को भी मधुमक्खी पालन के लिए हम उनको टीपा और मक्खी उसके लिए उपलब्ध कराएंगे, और जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति, तो अगर साल में 40 लीटर भी अगर वो बना लेते हैं मधुमक्खी शहद, तो मैं समझता हूँ 10 से 15 हजार रुपए की उनकी इनकम हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए इनकम ऑफ सोर्स होगा। वो बेच सकेंगे तो ठीक है, तो वो शहद भी हम खुद ही खरीद लेंगे, हम खरीद करके विंध्या वैली के माध्यम से हम खुद विक्रय करेंगे। सर, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चला रही है, एक जिला एक उत्पाद, तो उस पर आपकी क्या राय है कि कितनी सफल वो मुहिम? बहुत सफल मुहिम है, और ऐसे लगभग हमारे पास 6 जिले हैं जिस पे हमारा विभाग ही उस पे एक जिला एक उत्पाद में हमारा काम होता है वहाँ पर। उसके लिए हमने कैबिनेट नोट बना करके अभी ले जा रहे हैं कैबिनेट में, जैसे उसकी होगी तो वहाँ पर और भी हम उस पर बढ़ाएंगे। जी सर, आपका विभाग जो है उसमें जो युवा आना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा जो, मैंने तो वही बताया ना आपको, अभी जो हम लूम लगा रहे हैं, सिलाई मशीन कर रहे हैं, तो युवाओं को हम स्किल बनाएंगे। जैसे विश्वकर्मा योजना है उसके तहत प्रधानमंत्री जी का, तो उस पर भी हम लोगों को पंजीयन करके ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल बना रहे हैं युवाओं को, कि वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों में खड़े हों, रोजगार देने वाले बने, लोगों को रोजगार मांगने वाले ना बने। ये हम कर रहे हैं, उसमें युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको हम काम कर रहे हैं उसके लिए। सर, विपक्ष का यह एक आरोप है कि कोतमा क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्रों से तुलना में कम है, तो आपका क्या मानना है? उनको कहूंगा विपक्ष को कि वो अपना चश्मा बदलें, अपनी दृष्टि ठीक रखें। कोतमा विधानसभा का ही नहीं बल्कि पूरे संभाग के लोग कह रहे हैं आज कि जब से दिलीप जायसवाल जी बने हैं विधायक मंत्री, तो कांग्रेस के ज़माने में, मैं बताना चाहता हूँ बिजुरी की 2-3 सड़कों के बारे में,
वेलकम गेट से लेकर कपिलधारा रोड था और एक वेलकम गेट से बिजुरी जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ का रोड था, एक कोरजा रोड था। और इसी प्रकार से डोला नगर पंचायत से राजनगर नगर पंचायत की एक सड़क थी। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि लोगों का आवागमन बंद हो गया था और उसमें लोगों ने कुर्सी लगा करके और मछली मारने का काम शुरू कर दिया था और उसकी फोटो खींच करके, मतलब इंटरनेशनल न्यूज आज तक जैसे न्यूज में उसका खबर लगी जी। लेकिन उसके बाद भी 2 विधायक कांग्रेस के रहे, वो 3 रोड नहीं बनवा सके, जबकि सरकार उनको भी पैसा देती थी विधायक निधि का। चाहते तो बनवा सकते थे जी। उस निधि से बन कर सकते, चाहते तो कोल माइंस के अधिकारियों से बातचीत करके काम करवा सकते थे जी। लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको खाली एक ही बहाना था कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम क्या करें, बस इतना बोल के छुट्टी, कभी नहीं कुछ भी उसके लिए काम करे। मैंने जैसे विधायक बना, मंत्री बनने के पहले ही, विधायक बनते ही, शपथ लेते ही कोल माइंस के अधिकारियों से बातचीत करके उसको प्रोसेस में किया और 1 महीने के अंदर उसका हमने टेंडर वेंडर सब करवा करके दूसरे महीना ही उसका भूमि पूजन करके, और 3 रोड आज जाके देख सकते हैं आप कि जो 10 साल से वहाँ की जनता करा रही थी, चिल्ला रही थी उस रोड के लिए कि जो एक बोलते हम लोग टापू में बस गए, हम लोग का आवागमन बंद हो गया है, वो आज रोड चमचमाते ही बन करके तैयार से लोगों का आवागमन चालू है। ऐसा है कि नहीं, मैंने बताया ना अभी 100 बिस्तर का हमने ये करवाया, अभी इतनी सारी घोषणाएं करवाया। और जिस प्रकार से आज कोतमा में मेरे विधायक बनने के बाद एक कन्या शिक्षा परिषद 32 करोड़ की लागत से बन रहा, काम चल रहा है। इसी प्रकार से कोतमा शहर में हमने इंडोर स्टेडियम का काम शुरू करवाया। कोतमा में ही एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसके लिए कई 20 साल से लोग परेशान थे, परमिशन नहीं, उसका हमने दिलवा का काम करवाया। ऐसे मैं कह सकता हूँ कोतमा प्रॉपर शहर में ही लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच का काम मैंने मेरे बनने के बाद से शुरू हो चुके हैं और बहुत अच्छे से काम भी चल रहा। इसी प्रकार से बिजुरी में मैंने बताया आपको, और अभी 100 बिस्तर का भी आ गया कोतमा में, 45 करोड़ का भी स्वीकृति आ गई है। तो ये सब चीजें आने से लोग, बिजुरी में भी हमारे पास नगर पालिका में पर्याप्त पैसा है, आ गया है मेरे बनने के बाद से ही। और बता दूं अभी हम वहां पर सारी चीजों का एक बड़े प्लानिंग तरीके से, वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी पानी का, पेयजल का। वहां के लोग को बड़ा अभिशाप सा था, लोग कॉलोनी का ब्लैक पानी, काला पानी, उसको पीने के लिए मजबूर होते थे बेचारे, किसी प्रकार से उसको छान करके, ये करके, कुछ भी उबाल करके, ऐसा करके पीते, तो पानी नगर पालिका सप्लाई होती थी। अभी हमने उसमें जाके आप देखिए वहां पर बहुत अच्छा फिल्टर प्लांट का काम शुरू होगा, शायद 2-4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उससे पानी सप्लाई शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से केवई नदी से भी बिजुली में लाने के लिए पानी अमृत 2 में हमने शुरू करवा दिया काम, और लगभग 28 करोड़ की लागत से केवई नदी से बिजली में पानी आने के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसका भी टेंडर वेंडर सब कुछ होगा, डिजाइन सब स्वीकृत हो गया। बारिश के कारण काम बंद है, जैसे बारिश हटेगा, और आधे काम काफी कुछ पाइप लाइन बिछाने को हो भी चुका है। फिल्टर उल्टर जो नदी में होना है, जो उनका बनता है, जो भी जी एनिकेट वगैरह, तो उसका काम बारिश के बाद तत्काल वहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो 28 करोड़ का वो भी काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बिजुरी में अभी एक मिनी स्टेडियम और एक आउटडोर सुविधा युक्त एक आउटडोर स्टेडियम, एक बहुत ही शानदार वाटर पार्क, जिस वाटर पार्क के लिए लोग इंटरटेनमेंट के लिए बड़े लोग हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, या भोपाल आते हैं, इंदौर आते हैं, वैसा ही वाटर पार्क बिजुरी में बनाने का हमने डीपीआर वगैरह सब बना लिया है, और स्विमिंग पूल भी बनवा का डीपीआर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आउटडोर स्टेडियम भी एक उसका डीपीआर हो गया है, इंडोर स्टेडियम का भी हो गया, और ये सब टेंडर प्रोसेस में है। एक शानदार 2 वे रोड, मतलब इस वेलकम गेट से उस वेलकम बाईपास, लगभग काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 30-40 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। उसमें लोगों को चौड़ीकरण करने के लिए लोगों को हटाना भी पड़ेगा, तो हम बकायदे बोले कंपनसेशन दे के हटाइए आप, तो कंपनसेशन ही 18-20 करोड़ का बना, वो दे करके हम काम शुरू करवाने जा रहे हैं। तो अब वही बोला मैंने कि चश्मा बदले विधायक पक्ष के लोग ये देख रहे हैं। आज पूरा संभाग कह रहा है, जिला की तो बात छोड़िए, कि सबसे बेहतर काम अगर कहीं हो रहा है तो वो बिजुरी नगर पालिका में और कोतमा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा।
कोतमा विधानसभा क्षेत्र के सभी नगर पंचायत व नगर पालिकाओं में काम हो रहा है। सर एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष एक बड़ा आरोप ये लगाता है कि आपके जो विभाग का विभागीय अनुदान है वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपका एक छोटा सा रिएक्शन में विपक्ष। देखिए, उनको मालूम ही नहीं है विभाग में क्या होता है जी, और कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं। मैंने जो आपने विभाग के बारे में बताया, ये विभाग चूंकि बहुत दिनों से किसी न किसी बड़े मंत्रालय के साथ अटैच रहा है, तो इसके कारण मैं कह सकता हूं कि विभाग को जिस ऊंचाई तक पहुंची उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलतियों के कारण, कहीं ना किसी कारण से उदासीनता के कारण विभाग को नुकसान हुआ। लेकिन मेरे आने के बाद लगातार इस विभाग में हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं और इसको बहुत ऊंचाई में ले जाएंगे। और मैं बता दूं कि 2 साल लगेगा भी मुझे, 2 महीना जिस प्रकार प्लानिंग है, मैं सीएम साहब से इस प्लानिंग को भी एक बार उनसे बात करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त है और मिलेगा। तो हम 2 से 2.5 साल लगेंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम इस विभाग को। अभी जैसे हम लगभग 125 करोड़ हम अपने विभाग के कर्मचारियों को हम पेमेंट बांटते, तनख्वाह हमारा स्थापना व्यय है, जो वो स्थापना व्यय हम अपने विभाग के इनकम से हम कर लेंगे, मेरा इस प्रकार से मानना है। जी सर, बीजेपी से पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि अब योजनाएं लागू तो होती हैं लेकिन सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित रह जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। देखिए, ये लोगों को नहीं, विपक्ष का है जी। और आज कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाओ, दिग्विजय सिंह के जमाने में 2003 के पहले में कहीं भी सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। गड्ढे में सड़क ही गड्ढों की सड़क है, ये था। ना सड़क थी, ना बिजली था, ना स्कूल में टीचर थे, न स्कूल के भवन थे, आंगनवाड़ी लोगों के घर के आंगन में लगते थे, हॉस्पिटल में एक दवाई नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं मिलते थे, कोई इनकी योजना नहीं थी, एक योजना नहीं थी जनता के लिए, किसान के लिए एक योजना तो बता दें आज। जी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख लें, कहीं भी चले जाइए मध्य प्रदेश में, किसी भी रोड में चले जाइए, सब शानदार सड़कें मिलेंगी, गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा हुआ, हर जगह 24 घंटा बिजली प्राप्त है, सरप्लस आज हमारे यहाँ बिजली। सिंचाई का रकबा किसानों के इनके जमाने से आज हम 20 गुना आगे बढ़ गए सिंचाई के रकबे में। हमारा मध्य प्रदेश जो कहीं पंजाब वगैरह था उसको हमने पिछाड़ दिया है और हम आगे हो गए गेहूं के उत्पादन में, आज देखा हूँ खरीदी में, हर क्षेत्र। और जितनी योजनाएं आज हम किसानों को, लाडली बहनों को और तमाम योजनाओं को, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब योजनाओं का मान जितने लाभ दे रहे हैं हम, शायद कभी कल्पना में भी नहीं रहा होगा किसी का कि इस प्रकार की भी योजनाएं चल सकती है क्या। यह हमारे प्रधानमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार है। आज जिस प्रकार से हमारे मोहन यादव जी काम कर रहे हैं कि विरासत से विकास की ओर, कि हमको अपने विरासत में जिनके लिए देश के आन बान शान के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया आज़ादी में, उनको भी हम ध्यान करके और इसको हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों का जहाँ जहाँ जन्म स्थली था वहाँ पर हमारी सरकार ने कैबिनेट भी किया है, चाहे रानी दुर्गावती की रहा, चाहे लोकमाता अहिल्या देवी के रहा, चाहे अवंतिका बाई के नाम से रहा, चाहे अभी हमने पचमढ़ी में किया वहाँ के राजा भभूत सिंह के नाम पे। तो ये विरासत में इनका ऐसा योगदान था देश के लिए, इन्होंने बलिदान ऐसे नहीं हुए देश के आन बान शान के लिए, तो उनको भी हमने आगे करके और देश को बढ़ाने का हमने उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से पहले मुख्यमंत्री हैं जो सनातन संस्कृत को भी सरकार उसको अंगीकार करते हुए और विकास की ओर बढ़ रही है, कि जो भी हमारे तिथि त्योहार हैं सरकार की भी उसमें सहभागिता होती है और जनता के साथ साथ ये करते हुए सरकार अपने विकास की ओर चल रही है। लेकिन कांग्रेसियों को कभी भी नहीं दिखेगा। मैं यही चाहूंगा कांग्रेसी अपने आत्मा में झांके कि उनके जमाने में क्या था, क्या हालत था। एक उद्योग नहीं थे, सारे जो उद्योग थे सब में ताले लग गए थे। लेकिन आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया के लोग मध्य प्रदेश को सबसे मित्र देश मानते हुए सबसे ज्यादा यहाँ पर लगभग 30 लाख जो GIS हुआ, उसके पहले छोटे छोटे संभागों में गए। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई और स्पेन की यात्रा करके आए, 11,000 करोड़ का उसमें हुआ। उसमें इसके पहले भी लगभग 30 लाख करोड़ का
एमए हुआ और उसके रिजल्ट भी आने लगे, क्या उद्योग भी लगने लगे, ऐसा नहीं। मैं अपने ही क्षेत्र में बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे, बोलते हैं कि ये वो है। उनके जब मैं विधायक 4 से 13 उससे वेलस्पन कंपनी आई थी ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए, बिजली का। फिर उसको कोल ब्लॉक नहीं मिला तो वो छोड़ के चला गया, वो अपना प्लांट को भेज दिया अडानी कंपनी जी। 10 साल तक इन लोगों ने कोई पत्राचार नहीं, कोई बात नहीं किया अडानी जी से। मैं जैसे विधायक बोला, मैंने तत्काल अडानी जी को पत्र लिखा, सीधे कोतवाल जी को मेल किया, और उसके बाद से हलचल शुरू हुई। और आज उस जगह पर 3200 मेगावाट का पावर प्लांट लगने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। उसके लिए पब्लिक हेयरिंग भी हो गई है, पीएच भी हो गया है। ये सब उनको कहाँ दिखाई देगा कांग्रेस को। सर एक रिएक्शन मैं आपसे अंत में चाहूंगा। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व लोकसभा सांसद लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय जी के भाई हैं, उनको अभी कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, अगर आपके सुनने में आया होगा। तो अब वो कांग्रेस के खुद ही विरोध में आ गए हैं और वो अब एक नई कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, कुछ नई कांग्रेस भी कुछ कर पाएगी? देखिए, जिसकी बात भले ठीक है, वो क्यों हुआ ये उनका आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज चाहे हमारे स्टेट के हों चाहे केंद्र में हों जी, इनके नेताओं के जो स्टेटमेंट है, जो देखता हूँ, जिस प्रकार से जितना निचले स्तर का इनका बयान, इनका जो बातें रहती है, उससे लगता है इनके पास ना कोई नीति है ना नियत है जी, कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कोई ना नीति ना कोई नियत, कोई विजन ही नहीं हो, तो वो क्या करेंगे देश के लिए? जी, ये तो सिर्फ सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि आनंद करना हमको, और जो उन्होंने किया 50-55 साल तक। नहीं तो जिस गति से आज देश आगे बढ़ रहा, दुनिया में पहचान बनाया हमारे मोदी जी ने, हमारे मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश को, जो सबसे बीमारू राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य, आज हमारे प्रदेश में अग्रणी राज्यों में गिनती आने लगा। ये पहचान दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी नीति नियत दोनों स्पष्ट है, हमारे पास विजन है। इस जगह इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना नियत है, इसलिए ये अब कभी भी नहीं आने वाले हैं। सर अंत में मेरे कुछ छोटे सवाल रहेंगे। आपका पसंदीदा नेता कौन है अगर बात की जाए? सबसे पसंदीदा नेता मेरे मोदी जी हैं। मोदी जी, जो आज देश को दुनिया में पहचान दिया। जी, दुनिया में आज जिस प्रकार से भारत का सम्मान होता है, वो हम सबको गर्व महसूस होता है। जिस प्रकार से आज हमारे देश की सारी सीमाएं, बॉर्डर हमारी सुरक्षित है। आज कोई आतंकवाद, अलगाववाद सर नहीं उठा सकता, अगर आता तो वहीं बॉर्डर पे मारा जाता है। जी, आज हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 तक हमने नक्सलवाद से मुक्ति दिला देंगे भारत को। तो जो सरकार इतना अच्छा काम कर, वो हमारे नेता है। सर अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते? राजनीति में ना होते तो फिर क्या करते? अपना घर परिवार चलाते हो तो बात अलग हो। तो जो विधि के विधान में लिखा है वो तो करना ही पड़ता है। शायद ईश्वर ने प्रारब्ध में लिखा रहा होगा कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सर विपक्ष में कोई एक नेता जो थोड़ा बहुत ठीक लगता, वैसे तो कोई है नहीं, आप यही कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा नेता जो थोड़ा बहुत नहीं है? कुछ लोग हैं अच्छे, मैं नहीं कहूँगा जी, अब वो उनके विचारों की मजबूरी है जी, कि वहां पर वो कई बार कहते भी हैं, लेकिन मजबूरी है, रहते हैं। सर ऐसे कौन? जैसे अभी देख लो, शशि थरूर को देख लो, जी, वो स्पष्ट मन से कहता है अगर कोई सरकार अच्छी काम करे तो उसका अच्छे काम हमको बोलना चाहिए, जी, उसमें कोई बुराई नहीं ले। अब ये बात उनको कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं लग रहा, जी। इसलिए उसका विरोध। सर राजनीति के अलावा क्या करना पसंद है? जन सेवा, समाज सेवा, एग्रीकल्चर, ये मेरी पहली पसंद है। जी। अंत में एक शब्द में राहुल गांधी, क्या आप कहेंगे एक शब्द में? राहुल गांधी जी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में क्या कहूँ उनके बारे में कि उनको खुद को नहीं पता है कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे क्या बोलना है। तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। तो सर एक शब्द में दिग्विजय सिंह। अब उसके बारे में भी मैं, वो तो बोलते ना है कि उनके बारे में जो प्रचलित है कि दिग्विजय सिंह के बंटाधार क्या बोला करते लोग। सर बंटाधार जो नाम है वो आपको लगता है कि सही नाम जनता बिल्कुल सही नाम जनता ने दिया था। वो तो कर ही दिया था 10 साल में। जी, क्या हालत कर दिया था मध्य प्रदेश की। सर अंत में हमारे जो युवा हैं,
हमारी उम्र के जो लोग हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल उनके लिए पूरा संदेश है कि देखिए वो अपना युवा अपना जो भी जिम्मेदारी है पढ़ाई की लिखाई की घर की परिवार की उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए राष्ट्र हित में बिल्कुल वो भी आए, राजनीति में अच्छे लोग आए, उनका स्वागत है, वेलकम है और राष्ट्र हित में जनहित में अच्छा कार्य करें। सर हमारे बतंगड़ की ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी, मैं चाहूँगा कि सरकार की जो भी अच्छी योजनाएं हैं जनता के हित में है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में आपका सहयोग चाहिए और जनता की बात को भी आप हमारे तक पहुंचाएं जिससे हम उनके लिए अच्छा काम कर सकें। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको, आपके चैनल के सभी आपकी टीम के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।